हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमीटर रेजिस्टर बायसिंग के बारे में, जिसे एमीटर बायसिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो एमीटर रेजिस्टर बायस है, ये मेथड समझने से पहले हम पिछले वीडियो का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने ट्रांजिस्टर की बायसिंग की दो मेथड पढ़ी थी। पहली थी फिक्स्ड बायस और दूसरी थी कलेक्टर टू बेस बायस। तो सबसे पहले यहां पे हम फिक्स्ड बायस का सर्किट डायग्राम बना देंगे। फिक्स्ड बायस के सर्किट डायग्राम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कलेक्टर साइड एक रेजिस्टर लगा दिया था जिसे आरसी बोलते थे, बेस की साइड एक और रेजिस्टर लगाया था जिसे आरबी बोलते थे, और एमीटर को हमने ग्राउंड कर दिया था। यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया था जिसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा पी से एन की तरफ होती है। अब हमें तो क्या पढ़ना है, एमीटर रेजिस्टर बायस के बारे में, यानी एमीटर का बायसिंग करना है। तो एमीटर का बायसिंग कैसे करें, तो हम एक काम करेंगे कि ये जो एमीटर है और ये जो ग्राउंड है, दोनों के बीच में हम एक नया रेजिस्टर लगा देंगे जिसे हम बोल देंगे आर ई। यानी क्या, एमीटर की साइड हमने एक रेजिस्टर लगाया जिसे हम आर ई बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम बना उसे हम क्या बोल देंगे, एमीटर रेजिस्टर बायस। तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, तो यहां पे मैंने लिखा है अ रेजिस्टर आर ई, यानी ये वाला, इज कनेक्टेड बिटवीन एमीटर एंड ग्राउंड। एमीटर और ग्राउंड के बीच में एक आर ई रेजिस्टर आप लगा दो। ठीक है, और आरबी इज कनेक्टेड टू वीसीसी, और ये आरबी है वो वीसीसी के साथ आप कनेक्ट कर दो। तो ये जो सर्किट डायग्राम बना उसे हम बोल देंगे एमीटर रेजिस्टर बायस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो बायसिंग की मेथड है ये क्या काम में आती है। तो सिंपल यूज है इसका कि ये जो बायसिंग मेथड है वो क्यू पॉइंट को स्टेबल रखती है, यानी क्यू पॉइंट को वेरी नहीं होने देती है। तो यहां पे लिखा है यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट। अगर क्यू पॉइंट चेंज होने लग गया तो क्या होगा, हमारे आउटपुट पे हमें अच्छा सिग्नल मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेथड किसके लिए यूज होती है, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, जिससे करके आउटपुट में हमें अच्छा सिग्नल मिले। ठीक, अब क्यू पॉइंट जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला तो है टेम्परेचर और दूसरा है बीटा। बीटा यानी क्या, करंट गेन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यानी आउटपुट साइड हमें कितना करंट मिलता था, बीटा टाइम्स ज्यादा। यानी सपोज करो आईबी अगर आपने 5 एम्पियर दिया, ठीक है, तो यहां पे हमें 10 एम्पियर करंट मिलने वाला है। यानी करंट का गेन होगा कितना, 2 टाइम्स ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, ये 5 एम्पियर कहां दे रहे हैं, हम बेस पे दे रहे हैं। ठीक है, और ये आईसी यानी कहां, आउटपुट साइड हमें मिल रहा है, ये साइड हमें मिल रहा है। कितना ज्यादा मिलेगा, 2 गुना ज्यादा मिलेगा। ये क्या है, ये बीटा यानी करंट गेन है। ठीक है, ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे बट ऑब्वियस है क्यू पॉइंट चेंज होगा। अगर क्यू पॉइंट चेंज हुआ तो आउटपुट में हमें अच्छा सिग्नल मिलेगा नहीं, जो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा अज्यूम करते हैं हम कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा है टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गए तो करंट का लीकेज आएगा। कहां पे करंट का लीकेज आएगा, ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है, वहां पे लीकेज आएगा। जैसे कि हमने ऐसा डायग्राम देखा था। ठीक है, ये हमारा होता था एमीटर, ये होता था बेस और ये होता था कलेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारा जंक्शन था इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये बेस कलेक्टर जंक्शन पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सीबीओ यानी क्या, ये हो गया हमारा लीकेज करंट। लीकेज करंट बढ़ेगा। क्यों लीकेज करंट बढ़ेगा, यहाँ पे लीकेज करंट क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूटने के कारण लीकेज करंट बढ़ेगा। निग्लिजिबल बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। अब अगर लीकेज करंट बढ़ा, ये करंट बढ़ा, कलेक्टर की साइड लीकेज करंट बढ़ा तो क्या होगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो क्या होगा, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। आउटपुट साइड हमारा इनपुट साइड बेस है, आउटपुट साइड कलेक्टर है। अगर आउटपुट साइड कलेक्टर करंट बढ़ा
इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएशन आ रहा है अब करंट का, यानी क्यू पॉइंट अब चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर क्यू पॉइंट चेंज होना शुरू हुआ तो हमें आउटपुट पे अच्छा सिग्नल मिलेगा नहीं, यानी हम नहीं चाहते कि ये हमारा आउटपुट का जो करंट है आईसी करंट वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़े या टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो। तो यहां पे लिखा है वी डोंट वांट दिस, ठीक है। तो अगर आईसी को आपको चेंज इतना नहीं होने देना है, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखना है, तब ये मेथड का आप यूज करोगे। तो ये मेथड का यूज करके कैसे आईसी नहीं चेंज होता, मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट यानी कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आता टेम्परेचर वेरी होने पर। तो कैसे होगा, ये मेथड से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ा, लीकेज करंट, यहां पे आईसीबीओ लीकेज करंट बढ़ा, लीकेज करंट बढ़ा तो कलेक्टर साइड आईसी करंट बढ़ा, ये हमें चाहिए नहीं, तो ये मेथड को यूज करो। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, आईसी करंट बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब आईसी करंट अगर बढ़ा तो हमें ये इक्वेशन पता है कौन सा, कि जो हमारा ए मीटर का करंट है वो आईबी प्लस आईसी के बराबर होता है। आईसी अगर बढ़ा तो क्या होगा, ये हमारा ए मीटर का करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ए मीटर का करंट बढ़ा, अगर यहां पे ये ए मीटर है, आई करंट बढ़ा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल्स टू आई आर, सो आई ई आर ई, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आई ई आर ई वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई मैंने लिखा, ठीक है, बढ़ गया। अब अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप आई ई आर ई बढ़ा तो क्या होगा, तो यहां तक हम देख चुके हैं। अब इसके आगे क्या होगा, उसके लिए यहां पे हम एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, इनपुट साइड देखने वाले हैं। इनपुट साइड यानी क्या, ये हमारी हो गई ये इनपुट साइड, ठीक है, ये इनपुट साइड, ठीक है। यहां पे जो वीसीसी पोटेंशियल है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो यहां पे लिखा है वीसीसी पोटेंशियल 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कैसे डिवाइड हुआ है देख लेते हैं। पहले तो ये जो पोटेंशियल आया रेजिस्टर में से गया, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, आई आर के बराबर यानी आई बी, आरबी के बराबर, यानी यहां पे पोटेंशियल चला गया, इसने जो दिया कुछ पोटेंशियल इसने ले लिया, सो आई बी आरबी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे ये इनपुट साइड है हमारी, तो ये यहां से जो पोटेंशियल आया, कुछ पोटेंशियल यहां पे गया और कुछ पोटेंशियल ये 2 पॉइंट जो है हमारे VBE, यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, कुछ पोटेंशियल चला गया, तो VBE लिख लिया। इनपुट साइड हमारी ये है, आगे और बढ़ो। अब यहां से करंट आई आगे बढ़ रहा है, तो यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, IERE जितना, तो यहां पे IERE जितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पे सपोज 10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो IBRB है उसमें सपोज करते हैं 5 वोल्ट खा गया, ले लिया उसने। आगे बढ़ते हैं, VBE में सपोज करते हैं 2 वोल्ट चले गए, खा गया ये भी। और आगे बढ़ते हैं, ये IERE में 3 वोल्ट चले गए, तो यानी 10 वोल्ट निकले थे, उसमें से 5 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 10 वोल्ट, जितने दिए उतने चले गए, जितने दिए उतने चले गए, ठीक है। अच्छा, अब हम तो इनपुट साइड की बात कर रहे हैं। इनपुट साइड कौन सा हमारा करंट होता है, बेस करंट। सो यहां से बेस करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आईबी को सब्जेक्ट बना दिया, ये टर्म को यहां बेस दिया, ठीक है। बाद में आईबी को मेन सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और यहां से ऐसे कुछ इक्वेशन निकल के आया। अब ये डेरिवेशन क्यों किया, क्योंकि हमें जानना है कि अगर IERE बढ़ता है तो क्या होगा। तो यहां पे अगर IERE बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म बढ़ रही है, यानी ये पूरी टर्म जो है वो कम हो रही है। क्यों, ये माइनस में है, पहले था माइनस, सपोज करते हैं 5 था, ठीक है, -5 था, अब ये बढ़ रही है, यानी -6 -7 हो रहा है, यानी ये टर्म पूरी, आईबी वाली टर्म पूरी घट रही है, यानी आईबी कैसा होगा, बेस करंट कम होगा, तो बेस करंट कैसा हो जाएगा, घटने लग जाएगा। अगर आईबी करंट घटा तो हमें मालूम है करंट गेन का फॉर्मूला IC इज इक्वल टू बीटा IB। अब यहां पे IC इक्वल टू बीटा IB अकॉर्डिंग क्या होगा, IB अगर घटा तो IC भी घटेगा, तो IC भी घटेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ने पर कलेक्टर करंट, आउटपुट का करंट बढ़ रहा था, जो हमें चाहिए नहीं था, इसलिए हमने ये मेथड का यूज किया, ये पूरी मेथड का यूज किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली वापस से आईसी करंट कम हो गया, यानी क्यू पॉइंट ऑफ वेरी होने वाला नहीं है, हमें आउटपुट पे अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो वही चीज यहां पे लिखी है, सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दैट
IC विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो IC इंक्रीज होगा, आउटपुट साइड जो हमें चाहिए नहीं, एंड क्यू पॉइंट में चेंज। बट विथ दिस बायसिंग, ये जो बायसिंग हम किए उसकी वजह से क्या होगा, विथ दिस बायसिंग, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर भी IC विल मॉडरेट, फिर भी IC करंट जो है वो चेंज इतना नहीं हो रहा, मॉडरेट रह रहा है, सो दैट क्यू पॉइंट विल नॉट चेंज, सो वी विल गेट गुड आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो यहां तक था टेम्परेचर के बारे में। अब हम देखेंगे कि करंट गेन अगर चेंज होता है तो क्यू पॉइंट पे क्या कुछ इफेक्ट आता है, और अगर आता है तो इसकी वजह से क्या क्यू पॉइंट स्टेबल रहेगा कि नहीं। तो अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो हमारा आउटपुट का IC करंट है वो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल है, इसका मतलब हमें अच्छा आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा फिर भी IC हमारा मॉडरेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारा करंट गेन है, अगर करंट गेन चेंज हो रहा है तब क्या ये हमारा जो आउटपुट का IC करंट है उस पे कुछ वेरिएशन आएगा, अगर वेरिएशन आया तो क्यू पॉइंट वेरी होगा, अगर क्यू पॉइंट वेरी हुआ तो आउटपुट में अच्छा सिग्नल मिलेगा नहीं। लेकिन ये मेथड अगर आप हम यूज करेंगे तो हमारा IC कांस्टेंट ही रहने वाला है, अगर आप ये जो करंट गेन है उसको वेरी कराओगे तो भी। कैसे, देख लेते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम तो वो का वही है, यही हमारी इनपुट साइड है। इनपुट साइड पे हमने आगे ही इक्वेशन लिखा था, ये जो पोटेंशियल है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये एक हो गया IBRB, ये दूसरा हो गया VBE और ये तीसरा हो गया IERE। सेम इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी सारी चीजें ये साइड ले आएंगे। ठीक है, और दूसरी नॉवेल्टी क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये IE है, एमीटर का करंट, वो उसका इक्वेशन हमें पता है, तो I का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, IC प्लस IB। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सेम चीजें लिखेंगे, लेकिन हमें करंट गेन का फॉर्मूला पता है, क्या था, IC इज इक्वल टू बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा IB, तो यहाँ पे हम IC की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, बाद में हम ये जो ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी यहां तक से माइनस बीटा IB RE, फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस IB RE इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा वापस सेम स्टेप हम लिखेंगे। यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे हम ये वाला जो टर्म है बीटा वाला और ये वाला जो टर्म है IBRE वाला, इसमें से हम ये IBRE कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस IBRE कॉमन निकाल दिया, यहां क्या रह गया 1 बीटा, यहां पे बीटा रह गया और ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ब्रैकेट को वापस मल्टीप्लीकेशन करोगे ये सेम आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ये VCC यहां पे लिख दिया। अब ये जो IBRB है और ये जो IBRE बीटा प्लस 1 है, उसमें से हम IB को कॉमन निकालेंगे, तो IB को कॉमन निकाल दिया, क्या रह गया RB, और माइनस आगे है तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या रह गया RE बीटा प्लस 1, बाकी में ये क्या बचा माइनस VBE इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें तो बेस का करंट चाहिए, इनपुट की बात कर रहे हैं हम, तो IB को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये साइड कुछ टर्म चली जाएगी, डिवाइड में ये सारी आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और इक्वेशन पता है, कौन सा इक्वेशन जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन, ये वाला IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो यहाँ पे लिखा है IC इज इक्वल टू बीटा IB। IB का तो वैल्यू है, IB के वैल्यू को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो IC का वैल्यू मिलेगा, तो IB का वैल्यू ये रहा हमारा पूरा, ये हमारा IB का वैल्यू, उसे बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमें IC का वैल्यू मिल गया, यानी आउटपुट करंट का वैल्यू मिल गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बीटा प्लस 1 को सिर्फ बीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा करंट गेन जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, अगर बीटा 1 से बहुत बड़ा है तो ये जो पूरा बीटा प्लस 1 है वो इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, 1 को निग्लेक्ट कर देंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हमें क्या पता है कि जो एमीटर है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, बेस का साइज छोटा होता है, इसलिए जो एमीटर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, किससे, बेस के रेजिस्टेंस से, तो जिससे करके हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये जो RE मच मच ग्रेटर देन RB है, तो ये RB को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो RB को यहाँ से निकाल दिया, ये टर्म 0 के बराबर हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आउटपुट का जो करंट है वो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और हमें तो आउटपुट के करंट से ही मतलब है, वो वेरी होगा तो क्यू पॉइंट वेरी होगा तो आउटपुट सिग्नल अच्छा नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन पे से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप करंट गेन को वेरी कराओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट करंट आईसी में। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि यहां पे जो आउटपुट करंट है उसके अंदर हमें बीटा की टर्म दिख नहीं रही, यानी अगर करंट गेन बीटा वेरी कर रहा है फिर भी ये जो हमारा आईसी करंट है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आईसी कांस्टेंट रह रहा है तो क्यू पॉइंट वेरी नहीं करेगा, जिसका मतलब आउटपुट में हमें अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो वही बात यहां पे कंक्लूजन लिख के रखा है, करंट गेन is not depending on IC. IC करंट गेन पे डिपेंड नहीं करती है, करंट गेन IC पे डिपेंड नहीं करता। सो इफ करंट गेन चेंजेस देन ऑल्सो IC विल बी कांस्टेंट। करंट गेन अगर चेंज होता है तो होने दो, क्योंकि बीटा बीटा कैंसिल है, ठीक है। सो क्यू पॉइंट विल स्टेबल, सो वी विल गेट दी गुड सिग्नल एट आउटपुट साइड, ठीक है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।